Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग अभी करी एंड इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक के अंदर लेटेस्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया सर दैट इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें से हमने सर वैसे तो वेरियस सेक्टर्स के रिगार्डिंग तो यहाँ पे डिस्कशन करनी है, बट उनमें से जो हमारा एक सेक्टर रनिंग था दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग, एंड देयर आर 5 अदर सिनारियोज ऑल्सो जो आपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट ऑन ये टॉपिक हम लोग आपकी बुक में से ही क्या करेंगे, कवर अप करेंगे फ्रॉम द लेटेस्ट बुक। क्लियर? सो एक बार जस्ट लास्ट लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं कि सर अभी तक आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर क्या रीड आउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम लोग ये सिनारियो जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो 1947 के टाइम का डिस्कस कर रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स ने ताजा हमें इंडिपेंडेंस क्या की थी, प्रोवाइड की थी, एंड डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट वहां पे हुआ था बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तान। एंड मुझे सर कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है कुछ 6 सिनारियोज आपके सामने गिवन है, जिनमें से वन ऑफ द मेन सिनारियो जो अपने आप में है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर को लेकर है। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम एग्रीकल्चर ही अपने आप में एक डोमिनेंस था मेन ऑक्यूपेशन का, एंड टोटल पॉपुलेशन का, मेरी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 72% ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड कहां पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज थी। क्लियर? बिकॉज एंड इससे पहले सर हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर क्या करते थे, बिलीव, एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमने कभी भी एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एंगल से नहीं देखा था टू मेक मनी आउट ऑफ एग्रीकल्चर। बट इन द लास्ट क्लास जो आप लोगों ने फीचर्स डिस्कस किए इंडियन इकोनॉमी के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां पे मेन कुछ प्रॉब्लम्स आई कि सर हमने, ठीक है चलो आप कह रहे हो कि 72% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थी, इन्वॉल्व थी, बट स्टिल वो जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। क्यों सर? कुछ फीचर्स के कारण, जिनमें से नंबर 1 फीचर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सर हमारे यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन कम थी, दूसरी बात प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो प्रोडक्टिविटी काउंट की जाती है, जो एफिशिएंसी ऑफ लैंड काउंट की जाती है, और सर एफिशिएंसी विदाउट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बढ़ती। सर देखो सिंपल सी बात, आप कह रहे हो जी हमारी आउटपुट कम है, आउटपुट तो नेचुरली कम होगी अगर आप इनपुट्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेंगे ना। तो सर देखो सिंपल सी बात, ना तो आपके पास कोई सीड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ना तुम्हारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज थी, प्योरली तुम्हारी जो एग्रीकल्चरिस्ट थी वो डिपेंडेंट किसके ऊपर थी, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी। सर बारिश होती, मॉनसून अच्छा होता तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया होती, अदरवाइज उस साल आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन। और दूसरी बात चलो ये तो थी कि सर इनपुट बढ़िया नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट कि सर आप कह रहे हो जी यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर ना एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी होगी भी कैसे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। बट सर पैसा इन्वेस्ट तो तब करें अगर हमारे पास कुछ पैसे बचे। ब्रिटिशर्स ने इतना गंदा सिस्टम लगाया, एक लैंड जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या किया, लॉन्च किया, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को क्या बनाया, ऑनर बनाया, एंड उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लगान, एक टैक्स, एक रेवेन्यू क्या किया, फिक्स किया कि हम आपसे इतनी अमाउंट पर लैंड लिया करेंगे। एंड सर गिविंग द राइट टू द जमींदार्स कि आप नेक्स्ट ऑन जितना एक्सट्रैक्ट करना चाहो करो, हमें मतलब नहीं। क्लियर? हमें मतलब है हमारे फिक्स पार्ट से कि पर एकड़ ऑफ लैंड हमने आपसे इतना क्या करना है, चार्ज। तो सर एक चीज बताओ, अब एक गरीब किसान नॉर्मली जिसकी अपनी जमीन नहीं है, वो नेचुरली पहली बात तो जमीन किराए पे लेगा, उसके ऊपर प्रोडक्शन करेगा, बट प्रोडक्शन करके जो भी पैसा आएगा उसमें से मेजर पार्ट तो ये रेवेन्यू की फॉर्म में चला जाता है।
वो तो ऐसा कुछ मेंशन इन द पर्टिकुलरली, क्योंकि वो वेरिएबल था, चेंजिंग था, क्योंकि इनका तो वही था ना, जमींदार का तो जो मन में आया उतना टैक्स आपसे लेते थे, उतना रेवेन्यू आपसे वो क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। सर हमारे पास तो बचता ही बहुत कम था, इवन हमारे सर्वाइवल के लिए। हम तो गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे, और तुम कहते हो जी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट भी तब हो पाएगी ना अगर हमारे पास कुछ इनकम बचेगी। सर सारे की सारी पॉइंट्स आपकी एग्रीकल्चर को डुबोने में लगे हुए थे। ये फीचर्स जो हमने पॉइंट रीड आउट किए, लाइक पहला लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, नंबर टू सर एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें जमींदार वाला पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, क्लियर। एंड नंबर थर्ड जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था, दैट इज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। एक बार इसके बारे में सुन लीजिए। सर पहले तो आपने क्या कहा कि आप लोग कमर्शियल एंगल से एग्रीकल्चर को कभी देखते ही नहीं थे, बट सर इंडिया एट दैट टाइम इज रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सर सबसे बढ़िया रॉ मटेरियल वर्ल्ड वाइड जो नहीं मिलता था वो अपने इंडिया में प्रोडक्शन अच्छी होती थी। बट सर अपने तो यहाँ पे क्रॉपिंग चलती थी, मल्टी क्रॉपिंग। हम लोगों को बेसिकली हमारे एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स को मजबूर किया गया बाय पेइंग एडवांस कैश टू प्रोड्यूस ओनली दैट गुड्स, दैट क्रॉप्स जो ब्रिटेन कंट्रीज के लिए क्या थी, हेल्पफुल थी। दैट मीन्स हमारा फोकस बिल्कुल क्या कर दिया, चेंज कर। कहां तो हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपनी फार्मिंग करते थे, खाते थे, अपनी डिमांड्स क्या करते थे, पूरी करते थे। बट अब हमें क्या करा गया, हमें सर वही रॉ मटेरियल बनाने के लिए फोर्स किया गया बाय पेइंग, क्या, एडवांसेस पे कर करके। क्लियर कि आप लोग पैसा बोलो जी कितना चाहिए, आप प्रोडक्शन किसकी करो, इंडिगो की, आप प्रोडक्शन किसकी करो, सिल्क की, कॉटन की। हमें तो मेनली ये चाहिए, क्योंकि हम यही रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन कंट्रीज में ले जाकर फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, और सारा का सारा रॉ मटेरियल बनता ही कहां पे था, इंडिया में। तो सर आप लोगों को कमर्शलाइज करना, फोर्सफुली कमर्शलाइज करना, ये भी वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट वन, एक पॉइंट आपने रीड आउट किया सर, फेमाइंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या सर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपको फेमाइंस का सामना करना पड़ा हो, दैट मींस स्टारवेशन, हंगर? यस सर, स्वीयर, लॉट ऑफ टाइम, एंड बहुत सारी जान गंवानी पड़ी लोगों को इस कारण। क्लियर, क्योंकि वही बात है ना सर, देखो कहां तो तुम अपने आप में अन्नदाता थे। अन्नदाता मींस जो खुद का प्रोड्यूस करना एंड खाना, प्लस अपनी डिमांड्स को क्या करना, पूरा करना। यू आर सेल्फ सफिशिएंट सर, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, एंड सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप अपनी प्रेपरेशन करते थे। बट जब आप लोगों का कमर्शलाइज कर दिया गया, एंगल चेंज कर दिया गया, अब आप वो चीज बनाने लग गए, वो चीज बनाने लग गए जो ब्रिटिश कंट्रीज की या ब्रिटेन कंट्री को क्या करेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। अच्छा खासे हम बढ़िया बैठे बिठाए खा रहे थे, बट अब वही काम के लिए हमें दूसरों के आगे क्या करना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। और सर बाय गिविंग कैश, चलो मानना आपने क्या कहा कि मैंने कौन सा फ्री में प्रोडक्शन करी, मुझे तो उसके बदले में क्या मिला, कैश। बट सर वही कैश ये अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स मुझे बेचकर मेरे से पैसा भी छीन के ले गए। तो मेरे को इंडिया में मिला क्या सर, कुछ भी नहीं। जो मेरी माड़ी मोटी इंडस्ट्री चलती थी, जो थोड़ी बहुत मेरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्क करती थी, एग्रीकल्चर, जो कम से कम, चलो मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री हमारी नॉट सो पॉपुलर मानना, कम से कम तुम सेल्फ सफिशिएंट तो थे। तुम्हें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते थे खाने के लिए, कुछ अपना सर्वाइविंग के लिए। कम से कम इतना तो तुम कर लेते थे ना। चल इंडस्ट्री साइड बाय साइड जितना कर रही थी वो अलग बात है, इन्होंने डबल एंगल से क्या करा, हिट करा। पहली बात, तेरी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल ही क्या कर दी, खत्म कर दी, सो दैट कि आप वर्ल्ड वाइड जा ही ना पाओ, आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट ही ना कर पाओ, टू बी वेरी क्लियर। एंड उसके लिए इन्होंने क्या करा सर, हैवी टैक्सेस, हैवी कस्टम ड्यूटी, वो चीज को महंगा बनाने की कोशिश करी कि बस ये अगर बाहर बेचेंगे तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में, अब देखो सर जब तक चीज सस्ती थी वर्ल्ड वाइड मार्केट में मेरी डिमांड थी, अब वही चीज टैक्स लगने के कारण क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो कौन मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा। और ब्रिटिशर्स इस बात में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। दूसरी बात, जो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं भी फैलाना पड़ता था, क्योंकि मैं
व्हीट, राइस या जो मेरी डिमांड्स है, मैं उतनी खुद की प्रोडक्शन कर लेता था सेल्फ कंजम्पशन के लिए। बट हम लोगों को बाय गिविंग एडवांस पेमेंट्स वो भी क्या कर दिया गया, रूट चेंज कर दिया गया। तो हम तो सर दोनों तरफ से मारे गए, हम तो दोनों तरफ से मारे गए। तो बहुत सारी एक्सप्लॉटेशन, प्योरली एक्सप्लॉटेशन ही वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, बहुत तरह की एक्सप्लॉटेशन इंडियन फार्मर्स को उस टाइम पे देखनी पड़ी। क्लियर? सो नेक्स्ट ऑन जो हमारा टॉपिक है आज, सबसे पहले एक पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाला पेंडिंग है फ्रॉम द न्यू बुक। यस प्लीज। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर हालांकि ये पॉइंट मेरा डिस्कस हो चुका, बट स्टिल आपने फीचर के पॉइंट से दोबारा बना दिया। क्या कहते जी सर, एग्रीकल्चर में ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट तो होगी ना सर। हमारे पास अगर इनकम होगी, हम मेरे पास अगर पैसा होगा, पैसा बचेगा, तभी मैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सोचूंगा। अब लेट इट बी सर, अगर मान लो मैंने 100 रुपया कमाया, 100 रुपए में से 70 रुपीज तो मेरा रेवेन्यू किसको चला गया, वो जमींदारी सिस्टम के अंदर, प्योरली टैक्स की फॉर्म में या लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंडर वॉट एवर। मेरे पास बचे ही कितने सर, 30 रुपीज। अब 30 रुपीज में मैं अपना गुजारा करूं या इन्वेस्टमेंट करूं, और कितनी की मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा सर। तो प्योर एक्सप्लॉटेशन तो चल रही है, और आप मुझसे उम्मीद रख रहे हो टीलर्स ऑफ द सॉइल से। टीलर्स ऑफ द सॉइल कौन हुए, फार्मर्स। फार्मर्स से उम्मीद रख रहे हो कि आप ही इन्वेस्टमेंट करो। सर शर्म आनी चाहिए। अल्टीमेटली मेरी मेजर इनकम का जो पार्ट है वो तो आपको जा रहा है, रेवेन्यूज पे आउट करने में, टैक्स पे आउट करने में, जमींदार को पेमेंट करने में, जो कि अल्टीमेट पेमेंट किसको जा रही थी, ब्रिटिशर्स को। और अच्छा, टैक्स भी हम दें और इन्वेस्टमेंट भी हम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ही बनाएं। कहां से सर, कोई जादू की पूरी थोड़ी है। इतने कौन से पैसे हम यहाँ पे कमा रहे हैं। पढ़िए। यस, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ जमींदार, पढ़ो निशांत। द कॉलोनियल गवर्नमेंट, फोर्थ पॉइंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार, no interest in promoting investment in agricultural infrastructure. yes, permanent means of irrigation were a far cry। वो तो बहुत दूर की बातें हैं। यहाँ तो टेम्परेरी इरिगेशन फैसिलिटीज भी मिल जाए ना तो भी शुक्र मनाओ। अल्टीमेट तुम सोच रहे हो परमानेंट, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज तो सर नाम ही नहीं है। और सर इरिगेशन फैसिलिटीज की बात कर रहे हो, कोई सस्ता काम तो है नहीं। आपके पास टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, उस पर तो खर्चा चाहिए, उस पर तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इतना कौन सा हम कमा रहे हैं, और मानना कमा भी रहे हैं, उसमें से मेजर पार्ट तो आप लोगों की वापस जा रहा है। ब्रिटिशर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था इस एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का उनका कोई मोटिव नहीं। वो पैसे किसको देते थे, ये वाली इरिगेशन करो, वो फार्मर्स को, एंड उसी में से नेक्स्ट आगे रेवेन्यू किसको चला जाता है, फिर दोबारा उसको चला जाता है। अब मानना मैंने तुझे क्या कहा, अल्टीमेट कैश क्रॉप्स करो। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, वो बनाओ जो हमें चाहिए, क्लियर, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए। बट इसका मेजर पार्ट तो फिर किसको चला गया, इन दी फॉर्म ऑफ, क्योंकि जमीन तुम्हारी नहीं थी ना। मैं आपको नंबर ऑफ टाइम ये भी बता चुका, जैसे आज के डेट में अगर रिलेट कर, सर इस शहर के अकॉर्डिंग जिस पर्सन के पास अपना घर, अपना काम है ना, वो अल्टीमेटली काम चाहे कम भी कर ले तब भी वो क्या है, सेफ है। तब भी वो सेफ है। क्यों, सबसे बड़ी कॉस्ट जो आती है वो किस बात की आती है, रेंटिंग कॉस्ट। अब जब तक जमीन तुम्हारी नहीं है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एट दैट टाइम ऑल्सो, यू आर जस्ट टीलर्स ऑफ दिस सॉइल, नॉट द ओनर्स ऑफ दिस सॉइल। आप तो मेहनत करने वाले थे, मेरी कौन सा अपनी जमीन है। और अगर मैं अपनी जमीन होती तो मुझे क्या इतनी एक्सप्लॉटेशन सहनी पड़ती, क्या जमींदार मेरे, मैं तो खुद जमींदार होता अगर मेरी अपनी ही जमीन होती। अब जैसे नॉर्मली दिस इज अ शोरूम, ये भी तो किस पे, रेंटेड पे है। मेरे को पता है सर मेजर कॉस्ट तो मेरी क्या है, रेंटिंग कॉस्ट। अब मैं कह रहा हूँ जी, मेरा ऑनर मुझे कहे सर आपको रेंट देना चाहिए, और मैं कह सर अगर कमाएंगे तभी आपको रेंट देंगे, और जितना कमाते हैं उसमें से मेजर पार्ट तो आपको चला जाता है। और आप दूसरी बात मुझसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी आप करो, इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप मेंटेन करो। हद होगी सर। मैं इतना कौन सा यहाँ पे कमा रहा हूँ, तुम्हारे सामने सारी ट्रांसपेरेंसी तो है। 100 कमाता हूँ, 100 में से भी इतना तो नेक्स्ट तुम ही ले जाते हो। मेरा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, सर्वाइवल के लिए बड़ी मुश्किल से हो रहा है, and you are expecting that I have to also build the infrastructure in agriculture sector also. Clear? आगे, agriculture was
heavily dependent on, underline, heavily dependent on, and please pencil रखा करो साथ साथ, clear, heavily dependent on rainfall and therefore continue to be, क्या लिखा हुआ है, uncertain. ये तो है ही है सर. नहीं, आज की डेट में तुम्हारे पास, तुम्हारे फार्म्स में हर बंदे के पास अपने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स हैं, अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, मोटर ऑन करी, चलो जी फसल को पानी लगा दिया. बट पहले के टाइम पे सर कौन सी इरिगेशन फैसिलिटी सर, कौन सी इरिगेशन, प्योरली डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर थे, रेनफॉल. अच्छी रेनफॉल होगी तो फसल अच्छी होगी. अच्छा, कई बार फसल मान लो गिर भी जाती थी, ज्यादा ही रेनफॉल हो गई, ठीक है ना, ज्यादा ही रेनफॉल, देखो ये तो नेचुरल प्रोड्यूसर, नेचुरल है, इसको तो जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ही मिलना चाहिए पानी. अब स्टार्टिंग में अगर मान लो रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई, वो लग ही नहीं पाई, तो दैट मींस होना ना होना बिल्कुल सर अनसर्टेन था. किसके ऊपर डिपेंडेंट था, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था. नेक्स्ट इज एंड flood control, drainage and desalinization of the soil which could have led to increased productivity of the sector were totally neglected. जिसके कारण तेरी सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन मतलब जैसे सॉल्ट इन द सॉइल, उसका भी एक कंटेंट होता है, क्लियर. तो सर जितना ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा सॉइल में सर उतना तेरा फसल के लिए क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा. आपने कभी ऐसा कुछ सोचा ही सर, सोचने की बात कर रहे हो, सोचेंगे तो तब अगर हमारे पास कुछ इनकम बचेगी. इन्वेस्टमेंट भी कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट भी तब हो पाएगी अगर मैं एबल हूं एक्सपेंडिचर करने की, और मैं एबल कब होऊंगा, जब मेरे पास क्या होगी, इनकम होगी. इनकम तो सर आप छीन कर ले जाते हो, इनकम तो सारी की सारी आपके पास वापस चली जाती है, हमारे पास बचता ही क्या है. तो सर कॉमन पॉइंट था फेलियर का, कॉमन पॉइंट था कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर. एंड जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती तब तक सर आप इनकम जनरेट नहीं कर पाए. ये तो इन रियल वर्ड्स में हम आज भी वर्ड यूज करते हैं क्या, कि सर अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इनकम जनरेट कर पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. हमेशा पहले पैसा इन्वेस्ट होगा, देन वहां से आपकी आउटपुट या इनकम जनरेट क्या होनी होगी, स्टार्ट होगी. अब अपने जैसे सोचते हैं भी कुछ लगाना भी ना पड़े और पैसे भी मिल जाए, सर ऐसे तो नहीं सर मिलने लगा. खर्च करोगे तो कुछ कमा पाओगे, ये तो सिंपल सा रूल है. आगे गल्फ बिटवीन, गल्फ मींस काइंड ऑफ गैप बिटवीन, किन के बीच में सर, ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, टीलर्स ऑफ द सॉइल. पढ़िए जी. यस, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग The British Raj was characterized by a huge wealth between owners of the soil on the one hand and the tillers of the soil on the other. Sir, while the owners shared the output, they seldom shared the cost of production. एक बात बताओ, जब ऑनर्स को आउटपुट मिलती है, जब ऑनर्स आउटपुट क्लेम करते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बियर करनी चाहिए. अच्छा, सिर्फ तुम क्या करते हो, यहां से खाते हो, लगाते कुछ नहीं हो, इन्वेस्ट कुछ नहीं करते. जबकि सर आप ऑनर्स ऑफ द सॉइल हो, हम तो जस्ट क्या फार्मर है, मेहनत करने वाले, हमने तो काम करना है. अगर यहाँ की जितनी आउटपुट होती है उसमें से मेजर पार्ट तुम्हारे पास जाता है, मेजर शेयरिंग तुम्हारे पास जाती है आउटपुट की, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करने की. क्लियर. जैसे नॉर्मली लेट इट बी टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप. सर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, साझेदारी में काम. देख भाई, अगर कमाएंगे दोनों खाएंगे और लगाएंगे तो दोनों लगाएंगे, सिंपल सा रूल. क्लियर. अब मैं आपसे क्या कहूं, मैं पार्टनर, मैं सिर्फ यहां से कमाऊंगा खाऊंगा, लगाऊंगा कुछ नहीं, फिर तो सर ये तो दूसरे के ऊपर क्या पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा. अब इन्होंने क्या करा, जो तो टीलर्स ऑफ द सॉइल थे, सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग की किसके ऊपर डाल दी, टीलर के ऊपर, कि कॉस्ट तूने बियर करनी है, और ऑनर जितनी आउटपुट आती थी उसमें से मेजर शेयर कौन ले जा रहा था, ऑनर लेके जा रहा था. सर ये तो फिर गल्फ बिटवीन हो गया ना. फिर तो आप क्या कर रहे हो, प्योर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो. जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी भी बनती है, अगर तुम यहां से आउटपुट क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो सर कॉस्ट तो भी शेयर करो उसको. अच्छा, बनाया मैंने, लगाया मैंने, खा तुम अकेले रहे हो, ये तो गलत बात है. आगे चल. They were merely interested. देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, they were means owners. They were मतलब owners की बात कर रहे हैं सर. Owners were merely interested in maximizing their rental income. इनको मतलब सिर्फ किससे था, purely self interest. किस बात का, rental income का.
हमें मतलब नहीं है कि वो टीलर ऑफ द सॉइल कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा, वो कितनी मेहनत कर रहा है, आई डोंट केयर। अपना मतलब था कि मैं जमींदार हूं और मैंने ब्रिटिशर्स को नेक्स्ट आगे क्या पे करना है, फिक्स रेंट पे आउट करना है, और मैं अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन किससे करूंगा, तुमसे करूंगा। मेरा मतलब था सिर्फ रेंटल इनकम से। मेरे को मतलब नहीं था कि तुम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, किन हालातों में कर रहे हो, तुम्हारा सर्वाइवल क्या है, आई डोंट केयर। क्लियर? दैट इज इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट। अच्छा, इसमें पता क्या होता था, रेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस होती थी ना, जितनी भी फसल प्रोड्यूस हुई उसमें से मेजर फसल कौन उठा के ले जाते थे, ओनर्स, कि ये तो हमारी है। पहले कौन सा पैसा इतना था, पैसा तो सब बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, डे बाय डे इंट्रोड्यूस हुआ। पहले तो क्या कॉमोडिटी एंड कॉमोडिटी चलती थी ना, तो वो क्या करते थे, जितनी आउटपुट यहां प्रोड्यूस हुई उसमें से आधी क्वांटिटी उठा के ले गए एंड नेक्स्ट वन आगे दी। ये पॉइंट्स क्लियर? हाँ, वो कैश था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास मनी इंट्रोड्यूस कहां से हुई, ब्रिटिशर्स से ही हुई है ना। उनके पास तो क्या, वो बड़े बड़े नोट्स देखते थे ना, इतने बड़े नोट्स, क्लियर, या कॉइन्स चलते थे। फिर डे बाय डे मतलब देखते देखते इंडिया में भी कॉन्सेप्ट मनी का इंट्रोड्यूस किया गया, बट एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट था, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज मींस कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी। हमारे तो यहाँ पे मनी थी, पर डे बाय डे वही ना, धीरे धीरे करते करते एवोल्यूशन चेंज होता गया, मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पॉइंट्स होते, हाँ, वो खर्च करते थे, वो दोबारा फिर किसके पास चला जाता था, ब्रिटिशर्स के पास। तुम्हारे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं। समझिए ना। प्लस आगे चलो, वन बाय वन चलते हैं। द टीलर्स ऑफ द सॉइल, हाँ जी, सबसिस्टेंस। आपके पास तो ये मानो बस उतना छोड़ा जाता था जो आपके सर्वाइवल के लिए इनफ है। कई बार तो उतना भी नहीं, कई बार तो उतना भी नहीं, जस्ट फॉर सर्वाइवल के लिए। तब जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, वो आगे इन्वेस्ट क्या करेगा। आगे चल, द टीलर्स, दस द टीलर्स ऑफ द सॉइल डिड नॉट हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट। आगे ना वर्ड, ये लाइन उल्टा ऊपर होनी चाहिए थी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले में, कि सर जिस पर्सन का सबसिस्टेंस बड़ी मुश्किल से हो रहा है, वो पर्सन नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ टीलर ऑफ द सॉइल that he will invest in the agriculture sector to bring efficiency, to bring productivity in the crops। मतलब ही नहीं सर, कहां से कर लेगा। while the owners had no interest। अब तेरी इस लाइन के कारण, इस लाइन के कारण जो तेरा ये सेक्टर था, that is called as stagnation and backwardness of agriculture was the obvious consequence। अब आपसे नॉर्मली पूछा जाए, सर why is it so कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका क्यों अपने आप में स्टैग्नेंट था, या क्यों आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, सर उसके भी रीजन तो भी तो देखो ना। ब्रिटिशर्स प्योरली हमें एज अ सोर्स ऑफ क्या देख रहे थे, इनकम देख रहे थे, नॉट। अब इनकम भी तो इन्वेस्टमेंट से होती है। इन्वेस्ट कुछ करना नहीं, सिर्फ एक्सट्रैक्शन करनी है, इनकम लेनी है। अब जहां पे ये पॉलिसी होगी, सर अल्टीमेट आप अपना तो अच्छा कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को तो बहुत अच्छा बना गए, बट सर यहां पे तो बिल्कुल ही रुइन कर गए, खत्म कर गए। लाइक अब इन्होंने इनके जितने भी रेड बॉक्स गिवन होंगे ना, रेड या कोई भी बॉक्सेस जो गिवन होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बुक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। क्लियर? किस बात की सर, मोस्ट ऑफ द अच्छा कंटेंट वन वर्ड टाइप या शॉर्ट नोट टाइप जो होते हैं, ये साथ में बॉक्स के अकॉर्डिंग टू दे जाते हैं। क्लियर? पढ़िए जी, इंडेटनेस ऑफ tillers of the soil and conspicuous consumption of owners of the soil। सर एक चीज बताओ, अब जिस बंदे का गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा, टीलर्स ऑफ द सॉइल, जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, ये ऑनर से अलग है ना। ऑनर्स तो कौन हुए, तुम्हारे जमींदार। ऑनर्स तो कौन हुए, जमींदार। अब जिस बंदे का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, डिमांड्स तो उसकी भी हैं, डिमांड्स तो वो भी पूरा करनी चाहेगा। अब उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, लोन। क्या लेना पड़ेगा, लोन, कर्जा लेगा, बोरिंग्स लेगा। अब सर देखो सिंपल सी बात, बोरिंग्स पे बोरिंग्स होती जा रही है, एंड आगे वो पैसा जहां पे भी लगा रहे हो, उसका मेजर पार्ट किसको जा रहा है, ब्रिटिशर्स को जा रहा है। तो सर अल्टीमेटली हम बैठे बैठाए किसको खिला रहे हैं, ब्रिटिशर्स को खिला रहे हैं। पैसा हमारा खा कौन रहा है, ब्रिटिशर्स, और हमारे सिर पे तो क्या मिला, सिर्फ एक चीज मिली, इंडेटनेस, कर्जा। और हम लोग ऐसे डेट ट्रैप में फंस गए,
ऐसे जाल में फंस गए कि अब उससे बाहर निकलना। और दूसरी बात सर, तुम्हें जो लोन दिया जाता था, फार्मर्स को जो लोन दिया जाता था, वो एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक ये ऐसा जाल है, एक बार अगर फंस गए ना तो सर इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जितने में तुम कुछ अमाउंट पे आउट करोगे उतने में इंटरेस्ट उतना फिर लग जाएगा, जितने में कुछ अमाउंट फिर पे करोगे उतने का इंटरेस्ट फिर लग जाएगा। सर ये तो बहुत गलत बात है। और इसका भी ना कारण है सर, वैसे लोन लेना बुरी बात नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग पूछते हैं, या आप लोग भी, आपकी फैमिलीज में नॉर्मल भी हर पर्सन लोन लेता है। क्या लोन लेना अपने आप में बुरी बात है? नहीं सर। जब तक आपकी इंटेंशन सही है, उसको पे आउट करने की इंटेंशन सही है, जब तक आपकी इनकम आपका साथ दे रही है, सर लोन लेना कोई गलत बात नहीं। ये तो सिंपल सा रूल है। वो पर्सन लाइक बैंक, बैंक अपने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, बैंक अपने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सर वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। नॉर्मल सी थिंकिंग। अब सर आप जितना इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा कमाओ। अब अगर मान ले 7% इंटरेस्ट देना है, आपा उस पैसे को यूज करके 12% कमा रहे हैं, तो क्या बुराई है अभी? क्या बुराई है? 12% कमा के 7% देना पड़े, फिर भी तेरे तेरे पास कितना बचा? 5% बचा। अच्छी बात है सर, बढ़िया चीज है, लोन लो। दिक्कत तब आती है जब आपकी एक दो इंस्टॉलमेंट्स बीच में टूट जाती हैं, आपका फाइनेंशियल सर्कल हिल जाता है, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाता है, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड इतने में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो बैंक थोड़ी रुकेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ी रुकेंगे। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंडेक्टनेस, दैट इज कॉल्ड एज डेट ट्रैप। कि सर अब आप फंस चुके, अब या तो सर तुम्हें सिस्टम बहुत सही करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज ये आपके ऊपर कर्जा पे कर्जा चढ़ता रहेगा। पढ़िए सर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाँ जी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, Owners of the soil confronted on absolute poverty, yes, accepted indebtedness as their way of life. The owners of the soil indulged in conspicuous means लगातार सर, continuous consumption, वो तो अपना खा रहे हैं दबा के। और वो कर्जा किसके ऊपर चढ़ता जा रहा है? प्योरली अपना टीलर्स ऑफ द सॉइल, फार्मर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज द टीलर्स ऑफ द सॉइल व्यूड एज अ सोर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? तो ये तुम्हारी सोच ना सिर्फ कितनी गुजारे की तरफ रहेगी। हम लोगों का माइंड, जैसे सिस्टम में हम चल रहे थे, हम तो कह रहे हैं जी गुजारा चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है, ठीक है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट ऑन यहां से अपन कमर्शलाइजेशन करके यहां से एग्रीकल्चर से पैसा भी कमा पाएंगे। क्योंकि सर आप ब्रिटिश रूल के अंदर इतना एक्सप्लॉयट हो चुके थे कि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस क्या हो चुका था? डेड हो चुका था। तुम्हारा माइंड जस्ट क्या कहता था कि एग्रीकल्चर मींस अ मियरली सबसिस्टेंस, जीने की वजह बस, और कुछ नहीं था सर। आगे, द ओनर्स ऑफ द सॉइल व्यूड इट एज अ, और उनका व्यू पॉइंट क्या था? उनका व्यू पॉइंट था एज अ हेरिडिटरी सोर्स ऑफ इनकम। वर्ड क्या लिखा हुआ है? देख, अच्छा वर्ड, विदाउट इन्वेस्टमेंट। और क्या चाहिए? सिंपल, बिना पैसे दिए पैसे पे पैसा आ रहा है, एंड रिच सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जितना चाहो उतना आ रहा है, फिर को और क्या चाहिए भाई? बट सर दिस इज रियली कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन। ये प्योरली प्योरली क्या थी? एक्सप्लॉयटेशन थी इंडियन फार्मर्स की, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा की जा रही। नहीं तो नॉर्मली सर अगर हम कहते हैं जी कम से कम चलो इन्वेस्टमेंट भी करते, पैसा लगाते, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, एफिशिएंसी बढ़ाते, प्रोडक्शन बढ़ती, किसी को नहीं चुपता पैसा देता, किसी को नहीं चुपता। अब जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे कह रहा हूँ कि सर अगर मेरे ऑनर, आई एम द टीलर, दैट पर्सन इज ऑनर, अगर मेरा ऑनर मेरे से अगर आउटपुट शेयर कर रहा है पर साथ में कॉस्ट को भी शेयर कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो सर फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब कॉस्ट का बर्डन सारा मेरे पे, क्लियर, एंड जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो तुम भी खा रहे हो, फिर तो सर विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही है, एंड दैट क्रिएट्स बर्डन ऑन मी, एंड बर्डन विल बी कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है? इंडेक्टनेस। प्योरली लोन सर आपके ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। सर आपने जो एग्जांपल दी 100 में से 70 उसमें जमींदार को 70 रुपीज, 70 आगे नेक्स्ट ऑन फिक्स पेमेंट, जैसे मान लो आगे 50 देता था, ठीक है ना, 20 उसको बच गए। ये पॉइंट मैं कौन सा कहता सारा का सारा एज नेक्स्ट ऑन किसको देते थे? वो अपना शेयर भी तो रखेगा। हमने तो फिक्स लेना, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था? हम तो फिक्स अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, एज टू मच एक्सटेंट आप जितना कर सकते हो आप उतना कर लो, एक्सचार्ज। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज दूसरी एक और रीजन, एक और फीचर, रीजन तो नहीं कहेंगे, फीचर एट दैट टाइम।
स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड मींस डिफरेंट प्लेसेस, बिखरी हुई, जैसे वर्ड बोलते हैं। क्लियर? स्मॉल सर, पहली बात, आपकी कौन सा कोई बहुत बड़ी जमीन है कि आपके पास 50 एकड़ लैंड है, 100 एकड़ लैंड है, फिर तो सर प्रोडक्टिविटी नेचुरली बहुत ज्यादा होगी, आउटपुट आपके पास बहुत ज्यादा होगी। क्या सर, अगर इतनी होती क्या हम एक्सप्लॉयट होते? और दूसरी बात, अगर कोई जमीन हमारे पास है भी है, कौन सा इकट्ठी जगह पे है, कोई किस जगह पे है, कोई किस जगह पे, कोई किस जगह पे। अब अलग अलग लोकेशंस पे प्रॉपर्टी होना, अलग अलग लोकेशंस पे लैंड होल्डिंग्स होना, हमारे लिए तो उल्टा सर मैनेजमेंट प्लस एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे एट प्रेजेंट आपने सिस्टम क्या देखा होगा, जितने भी फार्मर्स हैं, जो भी पर्सन एक फार्मर की जमीन है ना, तो सारी जमीन ना उसकी इकट्ठी होती है, काफी सारा एरिया, बड़ा एरिया उसने मतलब लिया होता है सेटिंग सी करके, वट जो भी है। क्लियर? ये कब हुआ सर? ये आफ्टर द ब्रिटिश रूल। क्यों? उस टाइम पे देखा गया, पढ़ो, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ, एक तो सर छोटी छोटी सी लैंड होल्डिंग्स हैं और ऊपर से फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मींस अ पीस हियर एंड अ पीस देयर। ये तो उल्टा सर आपको नुकसान करवाएगा। नहीं पता क्या होता है, अगर आपकी कंबाइंड प्रॉपर्टी हो ना, एक ही जगह पे प्रॉपर्टी हो, रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, रिसोर्सेज पूल हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, कॉमन सब पे लग जाएगा। नहीं, अदरवाइज इधर के रिसोर्सेज अलग, उधर के रिसोर्सेज अलग, मैं तो डबल कॉस्ट में पड़ गया, मैं तो डबल कॉस्ट में पड़ गया। सर एक कारण ये भी था मेरे एक्सपेंसेस बढ़ने का। आगे चल, यस, अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक। वर्ड क्या लिखा हुआ है? अनइकोनॉमिक मींस फायदेमंद नहीं थी। ये यहाँ पे नॉट बेनिफिशियल, अनइकोनॉमिक मतलब नॉट बेनिफिशियल। सर वो तो अपने आप ही होएगी। पहली बात, छोटी सी तो जमीन है, छोटी सी जमीन में कितनी एक्सट्रैक्शन करोगे, कितनी ईल्ड करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से जितना तुम ईल्ड करोगे, अगर तेरी जगह अलग अलग प्लेसेस पे है, उतनी तेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सर फायदा क्या हुआ? आप तो वहीं पे वही नुकसान में रहे। यही सारे पॉइंट्स, एक बात समझ लो, ये जितना डीपली आप डिस्कस कर रहे हैं ना, यही सारे पॉइंट्स नेक्स्ट नंबर 2 में रिवर्स होंगे। क्योंकि ये सिचुएशन आप कब की पढ़ रहे हो? 1947। अब नेक्स्ट 40 इयर्स में, नेक्स्ट 40 दैट इज 1950 से लेके 1990 तक, अब तो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, अब तो ब्रिटिश रूल नहीं था। चलो मानना ये सब कुछ तुम्हारा बात सही है, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के टाइम की बातें, जब आप इंडिपेंडेंस हुए उस टाइम तुम्हारे ये हालात थे। अगले 40 साल में तुमने क्या कर लिया? अगले 40 साल में इंडिया ने क्या तरक्की कर ली विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, ये बताओ। फिर वहां पे ये सारे पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे। सर इस पॉइंट को डील करने के लिए ये पॉलिसी लाएगी, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। कहाँ पे? क्यों? जैसे अपनी, जैसे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स हैं। अब टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कैरी ऑन करने सब इजी थोड़ी है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। पहले कौन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी? अब उसके लिए सर अगर उधर आपने मान लो फार्मिंग करनी है, वहां के लिए टूल्स अलग होंगे, यहाँ के लिए टूल्स क्या होंगे? अलग होंगे। मेरे तो डबल कॉस्ट पड़ गई। अगर मान लो एक ही जगह पे होते तो एक ही टूल से काम चल जाता। समझ गए ना? मतलब किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो आपकी डबल कॉस्ट में पड़ गया। इतना तो बेनिफिट नहीं है। और ऊपर से देखो, जमीन चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तुम्हें तो कॉस्ट उतनी ही करनी पड़ेगी, तुम्हें तो खर्चा उतना ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ट्रैवलिंग कॉस्ट, आने जाने का टाइमिंग कॉस्ट, एफर्ट्स कॉस्ट, ये भी तो काउंट करो ना साथ में सर। वही अगर एक ही जगह होती, मैं कम से कम एक ही जगह पे सर आराम से, मुझे ट्रैवल तो ना करना पड़ता, टाइम एंड एफर्ट्स डबल तो ना लगते, एक ही जगह पे आराम से काम करते रहते और कुछ बेनिफिट ही होता, जो प्योरली क्या था? नुकसान। आगे चलिए, नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, सबसिस्टेंस आउटलुक। हाँ जी, farming was taken mostly as means of subsistence. Huh. Subsistence farming is a form of farming in which the crops are produced to underline in which the crops are produced to provide for the basic needs clear, or basic needs only। हाईलाइट करके ना साइड पे लिख लिया करो, सो दैट कि एक वर्ड से तुम्हारा पॉइंट याद आ जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हो। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे ना मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, 1 मार्क्स के अंदर। सर सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग जिसमें जस्ट आप अपनी एक बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। मैं कौन सा कोई कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे 2 पैसे बचेंगे भी,
या कमाएंगे भी, सर वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग, जस्ट फॉर लिविंग, just for the basic needs, that's it. There is, yes, there is little surplus left for sale in the market, and implying a lack of commercial outlook उस टाइम पे नहीं थी। accordingly backwardness prevailed and a poverty dominated। इसीलिए तो सर हमारी मोस्टली उस टाइम पे क्या थी, जितनी भी जनता थी वो पॉवर्टी के अंडर। कारण थे ना, कारण तेरे सामने लिखे हुए हैं कि उस टाइम पे सर अगर एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर इन्वॉल्व भी थे, सबकी सोच क्या थी, सबकी लुक जो थी वो क्या थी, सबसिस्टेंस की, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं। कौन सा कोई अपन नई चीज बना रहे हैं कि मार्केट में से लोग परचेज करेंगे। हर पर्सन तो किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। और माड़ा मोटा जो था वो अपन सरप्लस मार्केट में बेच देते थे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। हमने कभी इसको एज अ कमर्शियल एंगल से देखा ही नहीं। नेक्स्ट आगे ब्रीफली, यस। On the eve of independence, Indian agriculture was both backward as well as stagnant. बिल्कुल, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा ये याद रखना, अब आप ना दो वर्ड यूज कर, फर्स्ट वर्ड बैकवर्डनेस, सेकंड वर्ड स्टैग्नेशन। ये लास्ट टू लास्ट एग्जाम्स में पूछा गया। अब फीचर्स वही हैं, तूने 7 पॉइंट्स ऊपर रीड आउट करे ना, 7 पॉइंट्स में से अब तुझसे पूछ रहा है स्प्लिट अप, इनको अलग अलग करो। कौन से रीजन के कारण, कौन से फीचर के कारण तेरी इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड काउंट हुई, एंड कौन से फीचर के कारण तेरी इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट काउंट हुई। ये दो वर्ड्स अलग अलग है, याद रखना। पहला वर्ड सर, पहले तो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर 1 सर, एक तो फर्स्ट पॉइंट लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई थिंक सो ये आज ही पॉइंट पढ़े, फिफ्थ पॉइंट था ये वाला, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ आगे एंड ये 7, मतलब 1 5 6 7 क्लियर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा था, अच्छा 4। नंबर 5 कौन सा था, गल्फ बिटवीन। ओके ठीक है सर, वो स्टैग्नेशन के अंदर काउंट, क्लियर। आगे स्टैग्नेशन के अंदर हमने कौन कौन से काउंट करे, एक तो नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 5, क्लियर। सर नंबर 2 एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम याद आ गया, जमींदारी सिस्टम, क्लियर। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत पूछता है सर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर, जिसको वर्ड बोलते हैं सर आप, इसको लिख एडवांसेस, ताकि एक लाइन से आपको याद आ जाए, क्लियर। कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ सर, एडवांस पेमेंट्स दे देकर आपसे कैश क्रॉपिंग करवाई जाती थी। कैश क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, वही प्रोड्यूस करो जो ब्रिटिश कंट्रीज को क्या था, रिक्वायर्ड था। एंड द लास्ट गल्फ बिटवीन, ये रीड कर चुके हैं, क्लियर। अच्छा मेन गल्फ क्या था, ऑनर्स आउटपुट तो शेयर करते थे, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सारा बर्डन किसके ऊपर था, टीलर्स ऑफ द सॉइल, जिसके कारण गल्फ बढ़ता रहा। एंड वो गल्फ को नेम इन्होंने क्या दिया, इंडेप्टनेस, क्योंकि सर उस गैप को पूरा करने के लिए टीलर्स को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आगे बोरो करना पड़ेगा, क्लियर। यस प्लीज, एक साइड में ना बॉक्स है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पढ़ो जी, एंड इट्स इंपैक्ट। नंबर 1 द पार्टीशन ऑफ कंट्री had a negative impact on Indian agriculture. अच्छा सर, पार्टीशन के टाइम हमारे साथ क्या हुआ, हमारी जितनी भी फर्टाइल लैंड थी, बढ़िया जमीन, जिसकी आउटपुट अच्छी थी, जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, वो तो चलेगी कहां पे, पाकिस्तान में, मोस्ट फर्टाइल लैंड जो थी। एंड अपने यहाँ पे जो लैंड बची, जिसकी सर फर्टिलिटी रेट क्या था, नॉर्मल था या कम थी, तो जिसके कारण आपका इंडियन एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, इस कारण भी क्या हो गई, कम हो गई। पढ़िए, इंडिया गॉट 82% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया। चलो डेटाबेस कि उस टाइम पे इंडिया को क्या मिला, 82% पॉपुलेशन इंडिया में ही रही एज कंपेयर, प्लस 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया इंडिया को दिया गया। आगे रिच, इसको टिक कर, रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू, किस में चला गया, पाकिस्तान। सर मैक्सिमम प्रोडक्शन तो अपनी पंजाब में ज्यादा होती है, और पंजाब, वेस्ट पंजाब का भी, वेस्ट पंजाब इस तरफ के हो गया ना जो बॉर्डर के साथ है, वो एरिया प्योरली सर किधर चला गया, पाकिस्तान में चला गया डिवाइडेशन के टाइम पे। तो सर हमारी तो वैसे ही अल्टीमेट आउटपुट डाउन जाने का कारण है कि ये भी रहा है। आगे दिस एग्रीवेटेड द फूड क्राइसिस इन द कंट्री। तुम्हारे यहाँ पे एक ये भी रीजन रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो डाउन क्यों है, फूड क्राइसिस स्टिल क्यों रहे, सर एक कारण, जो अच्छी लैंड थी वो पाकिस्तान चली गई, और जो नॉर्मल लैंड थी वो अपने इंडिया में, तो जितना प्रोड्यूस कर पाएगी उतना ही प्रोड्यूस होगा।
सर दैट डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी रेट, कि उस जमीन का फर्टिलिटी रेट कितना है। अब होती है सर कुछ जमीन बहुत अच्छी होती है, सॉइल में बहुत ज्यादा फर्क होता है, अच्छा जगह जगह भी फर्क होता है सॉइल का, क्लियर। अब कुछ एरिया की सॉइल सर बहुत फर्टाइल है, अब कुछ भी उस पे आप उगाओ ना तो अल्टीमेट कुछ भी प्रोड्यूस करवाओ वो बड़ा अच्छी आउटपुट देती है। दैट डिपेंड्स जमीन के ऊपर सर, जो लैंड आपको दी गई है। नेक्स्ट इज प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। हाँ जी, ये ओवरऑल एक समअप कंक्लूजन आपके सामने दिया गया कि प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर क्या था। पहले यस प्लीज, बैकवर्ड Stagnant and non-vibrant agriculture during the British Raj sharply contrasted with the pre-British period. बिल्कुल सर, प्रायर टू द ब्रिटिश राज In India, हाँ, rural India was described as a system of self-contained village communities and these village communities included farmers and functionaries। ये जमींदारी सिस्टम तो तुम लेकर आए हो, प्री ब्रिटिश पीरियड में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम तो ऑलरेडी सेल्फ कंटेन्ड थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, हमें किसी से मांगना थोड़ी पड़ता था। ये सारा सिस्टम ही किसने खराब करा? ब्रिटिशर्स ने आके करा। नेक्स्ट इज द फार्मर्स वर एंगेज्ड in crop farming or cattle farming, हाँ, while the functionaries would render essential services लाइक ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, वॉशरमैन, शूमेकर्स। कितने के लोग थे, कितनी नेचर ऑफ एक्टिविटीज होती थी सर। मोस्टली आपने दो वर्ड यूज करे सर, विलेज कम्युनिटी में दो तरह के लोग, या तो फार्मर थे या क्या थे, फंक्शनरीज। फंक्शनरीज मतलब जो ये अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। जैसे ये ब्लैक स्मिथ्स हो गए, वॉशरमैन, शू मेकर, कपड़े सिलने वाले, ठीक है, टेलर्स, गोल्ड स्मिथ्स, गहने बनाने वाले, माड़े मोटे ये लोग थे। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जितनी भी क्रॉपिंग होती थी उसमें से अपने लिए रखा, जो सरप्लस बचा उस सरप्लस से हम लोग अपने डिमांड्स बाय एक्सचेंजिंग द नीड्स, बाय एक्सचेंजिंग द गुड्स। मैंने मान लो उसको कनक दे दी, चावल दे दिए, उसके बदले में उसने कपड़े सिल दिए, गहने बना दिए, शूज बना दिए, ये बार्टर सिस्टम चलता था। ये जो कॉन्सेप्ट ही चेंज हुआ, ये कब हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद। पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आगे देयर वर मेन चीज नो इंटरमीडिएट। सर हमारे यहाँ पे कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, हम डायरेक्टली जितना भी कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा किंग, उस एरिया का जो राजा होता था, उसको क्या कर देते थे, पे आउट। इसको लिख प्रोविंशियल, IAN, प्रोविंशियल स्टेट। ये जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है ना, इसको वर्ड क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल स्टेट। क्लियर। आगे प्रोस्पेरिटी, यस, इस टाइम की जमींदार वो कट करके बाकी फिक्स अमाउंट देते थे ना। अब मैंने तो उनको फिक्स कितना देना था, 50 देना था, मैं तुमसे लिए कितना दूं, 70, 80, 75, वो सारा बीच का मेरा हिस्सा, जो ऑनर्स थे। यस, prosperity and stability were the key characteristics of life in rural India. Clear. Thus, the French traveler Bernier described Bengal in the 17th century. किसी टाइम क्या कर गया था, और ये 17th century के बाद, मतलब 17th century में ब्रिटिशर्स का रूल चला 19th century तक, तकरीबन 200 साल। क्लियर। 17th century में किसी टाइम वो क्या कर गया था, रिचर देन क्या, इजिप्ट। रिचर देन इजिप्ट मतलब हम उनसे इतने आगे थे। क्लियर। प्रोड्यूसिंग एम्पली फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सपोर्टिंग इन अबंडेंस, मतलब जो अपना भी बना रहे हैं प्लस दूसरी कंट्रीज भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये तो बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बट सर ना ये सुनने के लिए ठीक है, जो प्री ब्रिटिश पीरियड के अंदर थी, पहले ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले, बाद में तो सारा ही क्या कर दिया गया, एक्सप्लॉइट सिस्टम। क्लियर। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में भी जब आपने एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, क्लियर, प्री द या बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, वहां पे यही पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। सबसे पहले एक बार साइड पे हम रीड आउट कर लें, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्लियर हो कि पहले हम क्या थे एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल हमारे साथ क्या क्या हुआ। पढ़िए, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ, द कई मुस्लिम फाउंड इन बंगाल इन प्लेस नियर ढाका, जो उसकी एट प्रेजेंट बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है, was famous all over the world as the finest cotton textile। ये लिटरली आज के डेट में भी है, बांग्लादेश का कपड़ा माना गया है आज भी। जो क्वालिटी, जो सुप्रीम क्वालिटी कपड़े की बांग्लादेश क्वालिटी है ना, अल्टीमेट वो अपने है ही।
मतलब ऐसे नहीं हो टिल आज भी नाम चल रहा है। ये तो आप किस टाइम की बात कर रहे हो, ब्रिटिश रूल से पहले की बात कर रहे हो, ये टिल आज की डेट में भी मांगा जाता है। जितने नए नए ड्रेसेस, नए नए डिजाइन, ये सारे के सारे कहां से, मोस्टली वहां से मिलते हैं। आगे सर, मलमल द फाइनेस्ट क्वालिटी जो मानी जाती है, मलमल का कपड़ा। क्लियर? मलमल वॉज फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिम एंड वॉज प्राइमरली worn by royalty। रॉयल्टी सर, मलमल का कपड़ा कोई गरीब बंदा थोड़ी पहनेगा। मलमल का कपड़ा नाम से थोड़ा रॉयल्टी वर्ड चल रहा है। क्लियर? एंड गिविंग इट इन द नेम ऑफ मलमल शाही और मलमल एक खास, व्हाटएवर जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, मतलब नाम ही सर अपने आप में एक रॉयल्टी का दिया गया कि हर पर्सन थोड़ी उसको परचेज करेगा। जैसे बीच में भी थोड़ा क्रेज हुआ था वेलवेट का, वेलवेट कपड़ा काफी चला स्टार्टिंग में। वेलवेट का कपड़ा सर महंगा तो होगा ना, अब हर पर्सन तो नहीं उसको परचेज कर रहा है, उसकी भी क्या क्वालिटीज हैं। तो आप तो किस टाइम की बात कर रहे हो? मलमल का कपड़ा तो मतलब उस टाइम पे रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता था कि मान लो मलमल का जी कुर्ता पहना हुआ है, मलमल की साड़ी पहनी हुई है, तो ये तो लिटरली अपने आप में एक रॉयल्टी का साइन था कि ये बंदा अपने आप में रिच है। ये चीज, ये सर सारी पोजीशंस थी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब चलिए यहां पे आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल उन्होंने क्या करा? फर्स्ट वर्ड अच्छा टर्म लिखा हुआ है, सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टेमैटिक? प्रॉपरली, अवे, क्लियर, एक तरीके से। वर्ड क्या लिखा हुआ है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, खत्म करने के लिए, खत्म करने के व्यू पॉइंट से एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई गई। क्योंकि सर वही बात है ना, आप अगर ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अगर ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो आपसे जो जलने वाले होंगे वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो। और ब्रिटिशर्स को ये बात पता लग रही थी कि सर यहाँ की जो क्वालिटी है, यहाँ की जो इंडस्ट्री है, वो डे बाय डे अपने पैर जमा रही है, और अगर ये वर्ल्ड वाइड अपने आप में क्या हो गए, फेमस हो गए, तो इनको ये पीछे रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करने का सोचा कि हम पॉलिसी ही ऐसी लगाएंगे, और वैसे भी हम रूलिंग है, इनके ऊपर हम चला रहे हैं, हमारी चलती है, हम पॉलिसीज ही ऐसी बनाएंगे कि ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पढ़िए, इज द टर्म दैट describes the status of industrial sector during the British. Yes, the motive behind the systematic deindustrialization during the British rule India was twofold। इसको वर्ड बोलते हैं जी twofold motive, twofold या twin motive। क्लियर? twofold या twin, twofold तो लिखा हुआ है, twin motive। सर इस पॉलिसी के पीछे या इस सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे आपका मोटिव क्या था? सर दो मोटिव थे। पहला पढ़ो, टू एक्सप्लॉइट India's wealth of raw material and primary products। सर पहली बात, यहाँ का रॉ मटेरियल खत्म कर देना, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, ये प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, ये फिनिश प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, और इनसे वो रॉ मटेरियल बनाओ जो हमारी कंट्रीज में रिक्वायर्ड होगा, जो हमें हेल्पफुल होगा। फिर तो सर आप प्योरली वही बात आ गई ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो खुद वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ कि मैं डी इंडस्ट्रियलाइज करने पे आ चुका। और कर कैसे रहा हूं? पहली बात, इंडिया में जितना रॉ मटेरियल है इसको खत्म करो, हम सारा उठा के बाहर ले गए। जब इंडिया में रॉ मटेरियल ही नहीं बचेगा तो आप प्रोडक्शन कहां से करोगे? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हम लोगों ने आपका सारा ही रॉ मटेरियल क्या कर लिया? ग्रैब कर लिया। आगे बढ़िए, इट वॉज रिक्वायर्ड इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। और अगर अलाउ किया गया तो सिर्फ कितना अलाउ किया गया? उतनी प्रोडक्शन करो जो हमारी ब्रिटेन कंट्रीज में क्या होगी? हेल्पफुल होगी। मतलब सर जो वर्ड आप कहते थे रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल ही अबॉलिश करने पे आगे, एंड आपका फोकस सिर्फ उस रॉ मटेरियल के ऊपर कर दिया जो हमारी ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। पहला मोटिव। दूसरा, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट, आपकी मार्केट को खत्म करना। कौन सी मार्केट? वो जो तुम्हारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डे बाय डे फेमस होती जा रही थी, जो तुम बाहर मार्केट एक्सपोर्ट करते थे, ये से कपड़े की एग्जांपल है, एंड ऐसे ही और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सामान जो बाहर बेचते थे, आपके पैर ही नहीं जमने दिए, आपको पोटेंशियल मार्केट की तरह रूप ही नहीं लेने दिया, पहले खत्म करवा दिया। क्लियर? फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। और प्लस एक चीज, तुम्हारी मार्केट तो खत्म करी और इंडिया को टारगेट बनाया कि हमारी कंट्री से, ब्रिटेन कंट्री से जितना माल बनेगा, जितना फिनिश गुड्स बनेगा, वो इंडिया में सारा का सारा क्या होगा? सेल होगा। क्लियर? मतलब सर वही बात, पहली बात, यहां की इंडस्ट्री बिल्कुल ठप करके
तुमने क्या बनाए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तुम कहां पे लेके गए, अपनी ब्रिटेन कंट्रीज में, वहां से फिनिश गुड्स बनाकर वही हमें ही सेल कर गए, हमें ही सेल कर गए। तो सर मतलब आप तो दोनों तरफ से खा गए। पहला मोटिव हमारी इंडस्ट्री खत्म, दूसरा मोटिव हमसे पैसा भी कमा गए, कैसे, अपना सामान बेचकर। तो तुम तो सर दोनों तरफ में फायदे में रहे और इंडिया दोनों तरफ नुकसान में रहा। क्लियर, पढ़िए। दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, नंबर 1, अच्छा पॉइंट है, डिक्लाइन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड द कंसिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। एक चीज बता, जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से हुई, फैक्ट्रियां ही नहीं चलेंगी तो लेबर आगे करेगी क्या, लेबर को तो निकाला जाएगा। कॉमन सेंस है। तो सिंपल सी बात, यही तुम चाहते थे कि तुम सिर्फ गुलामी करो, तुम सिर्फ हमारे अंडर काम। और उसका कारण क्या था, हमने सर फैक्ट्री बंद करवा दी। और वो भी कैसे बंद करवाई, तुम्हारी जो आउटपुट है, तुम्हारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया ताकि उसको वो खरीदे ही ना। आप कहते नहीं सर, अगर किसी चीज को हटाना है ना, अल्टीमेट उसको महंगा करते जाओ, जितना महंगा करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली सर उतनी उतनी डे बाय डे लोग अवॉइडेंस करेंगे। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो आप अवॉइड करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। एंड द पेनिट्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स जो ब्रिटेन कंट्रीज में बनी होती थी, उनको इंडियन मार्केट में लाकर सेल करना। अच्छा, अपनी मार्केट बना गए, अपने प्रोडक्ट की मार्केट बना गए इंडिया को, और इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट को बिल्कुल ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगलों का मोटिव पूरा हो गया। पढ़िए वन बाय वन। The poor state of industrial sector during the British rule is highlighted by the following points. Number 1, decay of, हाँ जी, yes, before suffering, the decay during the British Raj, handicraft in India enjoyed a underline, worldwide reputation for its excellence and quality. Clear? ये लिटरली सर जो फोटोज में आप नीचे देख रहे हैं ना, ये आज भी सर, आज भी मतलब अपने इंडिया की चीज फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए मानी जाती है। Clear? Yes, the main reason for the decay of handicraft industry was the underlying purely, इसके कारण सर हमारे ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल खत्म हुई। इंडिया में सेल होते थे। क्लियर। बट एक चीज बताओ, वही सेम चीज अगर फिनिश गुड्स ब्रिटेन कंट्री बाय मशीन मेड, मैनुअल छोड़, हैंडीक्राफ्ट होते हैं मैनुअल जो हाथ से बनी हुई है, मशीन मेड गुड्स विद फाइनेस्ट क्वालिटी सस्ते रेट में दे रहा था ब्रिटिशर्स लाकर यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन कंट्रीज में तो जो प्रोडक्शन होती थी वो बाय मशीन होती थी। एंड नेचुरली सर मैन एंड मशीन में क्वालिटी का फर्क तो होगा, समझ गए ना। तो मशीन अगर बनाएगी वो कंसिस्टेंट बनाएगी, सेम क्वालिटी बनाएगी, और अगर कोई पर्सन बनाएगा तो क्वालिटी में डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर। अब सिंपल सी बात, आपके सामने मैं एक वर्ड यूज करूं, सर हम लोग ब्रांडेड एंड लोकल में से ब्रांडेड लेना ही क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि सर ड्यू टू इट्स क्वालिटी, ड्यू टू इट्स कलर कॉम्बिनेशन। सर पहली बात ये नहीं समझ आता ये ब्रांड्स कलर कहां से उठाते हैं, जब भी जाते हैं मतलब इतने अट्रैक्टिव कलर्स पड़े होते हैं, पहली बार में पसंद आता है। और इवन सिलेक्टेड रखा होगा उन्होंने, 4-4 पीस रखे होंगे, गारंटेड तेरे को उसमें से पसंद आएगा। और एक सामने लोकल ब्रांड वाला वो पूरी दुकान खोल के बैठ जाए, तुझे फिर भी नहीं पसंद आएगा, वो कॉमन कलर। सर इसी बात के लिए वो ब्रांड है, इसीलिए तो वो ब्रांड है। अब इन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर, चलो आपने क्या कहा जी, अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। पर सर ये बात तो गलत है ना, अगर इंडियंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल का, सॉरी अपने फिनिश प्रोडक्ट का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, उस पर तो टैक्स दो। बट अगर इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्यों, वो किसके फायदे के लिए हो रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए, उसके ऊपर को टैक्स ही। मनी ऐसे तो भी इंट्रोड्यूस की, पहले बार्टर सिस्टम तो बहुत पुरानी बातें, ये तो मनी के आने के बाद क्या हुआ था, एक्सपोर्ट्स वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्लियर। और दूसरी बात वहां से जो इंपोर्ट होते थे, वहां से जो गुड्स इंपोर्ट होती थी इंडिया में, वो ड्यूटी फ्री होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं। अच्छा जी, अगर हम सामान बाहर भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स दो, अगर तुम सामान बाहर भेज रहे हो या वहां से लेकर आ रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं, फिर तो प्योरली क्लियर डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव दिख तो रहा है।
और यही वन ऑफ द मेन कारण रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ही क्या कर दी इन्होंने, डेड कर दी। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनको सर इन्होंने क्या करा, टैक्स लगा लगा कर इतना महंगा कर दिया कि बाहर जाकर जब कोई ये प्रोडक्ट सेल करेगा भी, अगर एक्सपोर्ट करेगा भी, सर वो पहले ही महंगा हो चुका। जो चीज लेटेड भी मान लो मैं 100 रुपए की सेल करता था, अब उसके ऊपर इन्होंने टैक्स ही इतने ज्यादा लगा दिया, 50%, कई बार तो डबल डबल सर, जितना कॉस्ट उतना टैक्स, 100% ड्यूटी। अब 100 वाली चीज अगर मार्केट में जाएगी तो ये 100 + 100 कितने की हो गई, 200। इसको बाहर भी कौन परचेज करेगा? कस्टमर की नेचर तो हर जगह सेम होती है कि जहां सही मिले वहां से परचेज करो। देन आप क्यों परचेज करोगे भाई? धीरे धीरे करते करते मेरी सारी ये प्रोडक्शन डेड करवा दी। और यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज बंद होंगी, फैक्ट्रीज बंद होंगी तो कॉमन सी बात है सर, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। आगे चलिए, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसिडेंट, हाँ, with industrial revolution in Britain, यस, द ब्रिटिश फाउंड, India is best source of raw material as well as the best इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज मेन चीज बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अपने को इससे बढ़िया क्या चाहिए? इनसे वो बनाओ जो हमें चाहिए और अपना माल बना के इन्हीं को क्या करो, सेल करो। पहले पैसा दो, वही पैसा सामान बेच के वापस ले लो। अपना तो सर काम ही जम गया, पैसा कमा रहे हैं। अकॉर्डिंगली अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये मीनिंग आया, वो जो ऊपर तुमने टर्म यूज की थी, मींस या वाज परस्यूड, इट अलाउड टैरिफ फ्री मतलब टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ किसका, रॉ मटेरियल, क्योंकि सर ये तो है ही किसके बेनिफिट के लिए था, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए। एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ किसका, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बाहर से कहां पे लाई जाती थी, इंडिया में लाई जाती थी। अच्छा, अपनी दोनों चीजें फ्री, और अगर हम वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाओ। ये तो सिर्फ क्लियर डिस्टिंक्शन है, हमारे बीच में भेदभाव हो रहा है, क्लियर। बट एट द सेम टाइम अंडरलाइन द वर्ड हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। हमारे पे टैक्स लगाए गए और अपने फायदे के लिए जो गुड्स चाहिए उनको क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। तो क्यों ना हमारी इंडस्ट्री बंद होती, क्यों ना हमारी इंडस्ट्री खत्म होती, डिके तो होएगा ही होएगा, क्लियर, व्हिच रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सर कंपटीशन प्राइस के कारण भी होता है। अब तुम्हारा प्राइस कर दिया एक्सट्रीमली हाई, क्लियर, तुम तो मार्केट से बाहर ही हो गए, तुम तो मार्केट से ही बाहर हो गए, क्योंकि सर मार्केट में रहने के लिए आपको प्राइसेस थोड़े कॉम्पिटिटिव रखने पड़ते हैं, तब कस्टमर आपको एज अ चॉइस लेकर चलता है। अब तेरा लेवल तो पहले ही ऊपर है, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर तो टैक्सेस लगाकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट क्या कर दिए, महंगे कर दिए, तुम तो पहले मार्केट से बाहर हो गए। क्यों? तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा रेज कर दिया, लोगों ने आपको एज एन ऑप्शन नहीं बाहर ही कर दिया। उसको तो छोड़ दो सर, वो तो पहले बहुत महंगी है। जैसे आप कहते हैं ना सर, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज करना है, इफ यू लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, ऑप्शन होते हैं सेम प्राइसेस, सेम लेवल के आसपास। अब एक तरफ आप हैवी प्राइसेस की बात करो, एक तरफ लोअर, सर ये ऑप्शंस थोड़ी हुई। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जो कंपैटिबल है, जो सेम लेवल के, क्लियर। यस, एज अ कंसीक्वेंस, लास्ट, as a consequence, while the British products started पेनिट्रेटिंग द इंडियन मार्केट्स, तंग करना स्टार्ट करा, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करना स्टार्ट करा, हैवी प्राइसेस पे सेल करने लग गए, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक। सर वही बात है ना, आप इंडियंस के सामने चीज ले आके रख दी, कौन सी, मशीन मेड, और वो भी सस्ते रेट पे, तो अगला इंडिया का होकर ही इंडिया का सामान ही क्यों परचेज करेगा महंगे में, बता। अगला कहते हैं सर जो दूसरा चाइनीज प्रोडक्ट क्यों फेमस हुए, क्यों इतनी बड़ी अपनी स्टैब्लिश मार्केट क्रिएट कर गए, सस्ते के बेसिस पे, प्लस क्वालिटी। सर क्वालिटी भी, इवन सर, इवन कुछ को छोड़कर अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जितना आप लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट, काफी तो सारा क्या है, और फाइनेस्ट क्वालिटी में तुझे वो क्या दे रहे हैं, सस्ते में चीज दे रहे हैं। फिर आप इंडियन से घटिया क्वालिटी और महंगे पे क्यों परचेज करेंगे? हम तो कोई ना परचेज करें, और इसीलिए तो धीरे धीरे वो मार्केट बना गए। पहला ही वर्ड उसने क्या कहा, ब्रिटिश प्रोडक्ट ने मार्केट को पेनिट्रेट करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि सर इंडियंस ने, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है, इंडियंस ने भी सर डोमेस्टिक मार्केट में भी अपनी मार्केट क्या कर ली थी, लूज कर ली थी। आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो गई सर आगे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज दी, ये क्या था सर, एंड रिजल्ट। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा आगे। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट
also face tough competition from the machine. अंडरलाइन मशीन मेड। सर अपने इंडिया में होती थी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई, और तुम्हारे यहाँ पे कौन सी होती थी? मशीन मेड, जो ब्रिटिशर्स बनाते थे। क्लियर? विच वर अपने आप में क्या है? बेटर इन क्वालिटी एंड प्रिसीजन देन द इंडियन प्रोडक्ट्स, और सस्ते भी थे। तो नेचुरली क्यों नहीं कोई पर्सन ये वाला परचेज करेगा? क्लियर? द पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन कस्टमर्स आर आल्सो चेंज्ड एज मोर पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसमें थे? अच्छा, नया नया कल्चर चला था, वेस्टर्न कल्चर था, तो हर पर्सन को चेंज थोड़ा एक्सेप्टेबल था। अपने वही स्वदेशी पुराने कपड़े, इनके जो क्लॉथ्स वियरिंग स्टाइल्स थे वो बिल्कुल वेस्टर्न थे, तो सर वैसे ही फेमस हो गए। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ। क्लियर? टुक टू क्या लिखा हुआ है? वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ये भी कारण था। अगला कहता है हैंडीक्राफ्ट को करेंगे, अब पहनते ही नहीं वो चीज। नेक्स्ट आगे, दस इंडियन क्राफ्ट्समैन स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट एंड इवेंचुअली, धीरे धीरे करते वो क्या हो चुके सर? पैरिस हो चुके। बड़े सिस्टमैटिकली प्ले करा सर उन्होंने, कि ऐसा भी नहीं मतलब, पर क्लियर डिस्टिंक्शन था, क्लियर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। अपने फायदे के लिए जो पॉलिसी होती थी वो बिल्कुल फेवर में, और जो इंडिया के नुकसान में होती थी वो पहले लगाते थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे ना कि इंडियंस ग्रो करें। वो यही चाहते थे कि लास्ट मोमेंट तक इतना एक्सप्लॉइट कर दो कि आने वाले 50 साल 100 साल हमारी बराबरी ना कर सके, और वही पॉइंट वो कर गए। एट प्रेजेंट अपने को भी 70 प्लस तो हो ही चुके, 70 प्लस ईयर्स तो हो ही चुके सर, अभी भी अपन उनके बराबर नहीं है। क्यों? एक्सप्लॉइट इस लेवल का कर गए। एंड थैंक्स टू नेक्स्ट अवर पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, कि उनकी पॉलिसियां गलत पॉलिसियां, लीडरशिप से सिंपल सी बात है, ठीक है ना, उनके कारण भी ऐसे रहे, सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग रहे। तभी तो कह रहा हूं कि जो यूनिट 1 आप रीड आउट करोगे ना, यूनिट 2 एंड 3 के अंदर यही पॉइंट्स डिस्कस होंगे, बट नेक्स्ट 40 इयर्स। ये तो अपन 1947 की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू 6 सिनारियोज। क्लियर? बट नेक्स्ट वन जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ कौन से होंगे? 40 इयर्स, यही पॉइंट्स, कि इनमें क्या इंप्रूवाइजेशन की, इनमें क्या इंप्रूवमेंट्स आपके ओर से की गई। हुआ क्लियर? ओके जी, सो थैंक्स अ लॉट। एंड सेकंड ब्लीक या नोशनल ग्रोथ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू। जब इंडिया फेमस थी।